आज हमारे पास जो कहानी है वो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। ये शक्ति और पहचान के सारे नियमों को मतलब बिल्कुल तोड़ देती है। सोचिए, एक तरफ एक बेहद कामयाब रोबदार सीईओ है जिसके नाम से ही शायद उसके कर्मचारी कांपते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वही आदमी जो अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल किसी और को सौंपने के लिए बेताब है। चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। तो आज हम इसी कहानी की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमारे सामने जो किस्सा है वो हमें डेविड रिचर्ड्स नाम के एक शख्स की दोहरी जिंदगी में ले जाता है। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि किसी इंसान के क्या कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट चेहरे में इतना बड़ा फर्क क्यों और कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, असली शक्ति आखिर होती क्या है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू से ही मतलब पहली लाइन से ही एक जबरदस्त तनाव के साथ खुलती है। हाँ। डेविड एक डोमिनेट्रिक्स से मिलने जा रहा है और दिलचस्प बात यह है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ भी नहीं। यहां तक कि उसका चेहरा भी कभी नहीं देखा। ये जो गुमनामी है ना, यही इस पूरे अनुभव का सबसे बड़ा रोमांच है। अच्छा। सारी शक्ति उस अनजान शख्स के हाथ में है और डेविड वो इसी के लिए तरस रहा है। चलिए पहले डेविड के किरदार को थोड़ा समझते हैं। ऑफिस में वो कैसा है? ऑफिस में वो एक जीता जागता तानाशाह है। तानाशाह? हाँ, मॉन्ट ब्लांक का ब्रीफकेस, महंगा सूट और एक ऐसा रवैया कि लोग उससे नजर मिलाने से भी डरते हैं। कहानी में जिक्र है कि वो अपनी सेक्रेटरी जॉयस पर छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। बिल्कुल। उसे अपने कर्मचारियों की नफरत भरी निगाहें दिखती हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरह कंट्रोल में है। हाँ, वो कंट्रोल का बादशाह है। कम से कम सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। सही। लेकिन जैसे ही ऑफिस की घड़ी बंद होती है, सिक्का पलट जाता है। बिल्कुल पलट जाता है। यही आदमी क्रॉप्स एंड क्रेविंग्स नाम की एक ऐप के जरिए एक ऐसी दुनिया में घुसता है जहां वो कंट्रोल चाहता नहीं बल्कि छोड़ना चाहता है। ये सिर्फ दोहरी जिंदगी नहीं है। नहीं, एक तरह का मनोवैज्ञानिक संतुलन है। मनोवैज्ञानिक संतुलन, ये थोड़ा समझाइए। ये तो विरोधाभास लगता है। इसे ऐसे सोचिए, उसकी जो पेशेवर जिंदगी है उसमें उसे हर छोटे बड़े फैसले का बोझ उठाना पड़ता है। हजारों लोगों की जिम्मेदारियां हैं। हाँ, जाहिर है एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव होगा। बिल्कुल। तो निजी जिंदगी में वो इस बोझ से पूरी तरह आजादी चाहता है। मतलब एक तरह का एस्केप। हाँ, एक तरह का एस्केप। उसके लिए किसी के सामने सरेंडर करना, किसी के आदेश मानना एक तरह का मानसिक आराम है, उस तनाव से मुक्ति का जरिया। उसे फैसले नहीं लेने, बस हुक्म मानना है। एग्जैक्टली। ये उसके लिए एक छुट्टी की तरह है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। तो उसकी डोमिनेट्रिक्स, जिसे वो ऐप पर मैडम जॉयस के नाम से जानता है, वो भी पूरी तरह एक पहेली है। पूरी तरह। डेविड को उसकी शक्ल तक नहीं पता। ऐप प्रोफाइल पर बस कुछ तस्वीरें हैं। हाँ, लाल लिपस्टिक वाले होंठ, चमड़े के कपड़ों में ढका शरीर और थाई हाई बूट्स। यहाँ तक कि जब उसने फोन पर बात की तो आवाज भी कुछ अजीब थी। हाँ, आवाज भी किसी मशीन से बदली हुई लग रही थी। और जानकारी को इस तरह कंट्रोल करना है शक्ति का पहला रूप है। मैडम जॉयस ने जानबूझकर ये रहस्य बना रखा है। इससे होता क्या है? इससे डेविड की कल्पना और भी ज्यादा उड़ान भरती है। कहानी में एक जगह जिक्र है कि डेविड ने एक बार तस्वीर देखने की जिद की थी। हाँ, और इसे इसकी सजा भी मिली थी। बिल्कुल। सजा के तौर पर मैडम ने उसे एक दिन के लिए चेस्टिटी केज पहनाया और 2 दिन तक उससे बात नहीं की। बाप रे। तो ये जो गुमनामी और सजा का डर है, ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही वो जो पावर डायनेमिक्स हैं उनको सेट कर देता है। डेविड को पता है कि कंट्रोल पूरी तरह से मैडम के हाथ में है। एक मिनट, आपने चेस्टिटी केज का जिक्र किया। जो लोग इस शब्द से वाकिफ नहीं हैं, क्या बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये यहाँ शक्ति का प्रतीक कैसे है? जरूर। देखिए, ये एक डिवाइस है जिसे यौन संयम के लिए डिजाइन किया गया है और बीडीएसएम के संदर्भ में ये परम नियंत्रण का प्रतीक है। परम नियंत्रण? हाँ, जब मैडम जॉयस उसे ये पहनने का आदेश देती है तो वो सिर्फ सजा नहीं दे रही, बल्कि वो डेविड के शरीर के सबसे निजी हिस्से पर अपना अधिकार जता रही है। अच्छा। वो ये साफ कर रही है कि उसकी मर्दानगी और उसकी इच्छाएं भी अब मैडम के कंट्रोल में हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक दाव है। समझ गई। तो ये सब पहले से तय हो चुका है। अब आते हैं उस शाम पर जब डेविड द मिल्टन होटल पहुंचता है और पहुंचते ही गड़बड़ हो जाती है। वो 20 मिनट लेट है। हाँ। उसके फोन पर बड़े बड़े अक्षरों में मैसेज आता है, तुम लेट हो। 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ। बिल्कुल। और बस इसी एक मैसेज से उसकी घबराहट और कह सकते हैं उसका उत्साह दोनों बढ़ जाते हैं। और यहीं से शक्ति का असली खेल शुरू होता है। वो रूम नंबर 308 के दरवाजे पे पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। हाँ, लेकिन दरवाजा खोलने की बजाय अंदर से एक आवाज आती है, पहला हुक्म। क्या?
अपने घुटनों पर बैठो और रेंग कर अंदर आओ। बाप रे, सोचिए वो आदमी जो अपने ऑफिस में किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करने देता, वो अब एक अनजान होटल के शायद गंदे कालीन पर घुटनों के बल है। समर्पण का ये पहला शारीरिक प्रदर्शन है। जैसे ही वो रेंग कर अंदर जाता है, अंधेरे कमरे में उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोड़े की। हाँ, कोड़े के हवा में घूमने की आवाज, और फिर जोर का एक डंक उसकी पीठ पर पड़ता है। उफ। वो दर्द से सीधा होने की कोशिश करता है और ये उसकी दूसरी गलती होती है। अच्छा। उसे लेट आने और बिना इजाजत उठने की कोशिश करने के लिए और कोड़े पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है। क्या? कहानी बताती है कि इस दर्द में उसे एक तरह का रोमांच महसूस होता है। यहाँ दर्द का मतलब सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। डेविड के लिए हर कोड़ा इस बात की पुष्टि है कि वो अब कंट्रोल में नहीं है, कि मैडम का उस पर पूरा अधिकार है, और यही तो वो चाहता था। उसे अपनी पीठ पर पड़ने वाले निशानों की कल्पना से भी उत्तेजना होती है। हाँ। मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी। कहानी में लिखा है कि उसे मैडम के तिरस्कार से, इस एहसास से कि वो उसके वजूद से भी नफरत करती है, और भी ज्यादा रोमांच महसूस होता है। कोई ये क्यों चाहेगा कि उससे कोई नफरत करे? एक बहुत अच्छा सवाल है। ये BDSM में एक आम कल्पना है जिसे ह्यूमिलिएशन या अपमान कहते हैं। अच्छा। डेविड के लिए मैडम की नफरत इस बात का सबूत है कि वो अब शक्तिशाली CEO डेविड रिचर्ड्स नहीं है। वो सिर्फ एक चीज है, एक वस्तु, एक गुलाम, जिसका एकमात्र मकसद अपनी मालकिन को खुश करना है। बिल्कुल। उसकी अपनी पहचान, उसका अहंकार, सब कुछ छीन लिया गया है, और इस पहचान के खो जाने में ही उसे आजादी का एहसास होता है। CEO में का बोझ उतर जाता है। सही पकड़े। तो उसे कोड़े पड़े और वो दर्द में भी एक तरह का रोमांच महसूस कर रहा है। लेकिन मैडम जॉयस यही नहीं रुकती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके नियंत्रण को और भी कम करना चाहती है। अगला हुक्म क्या था? अगला हुक्म है, सारे कपड़े उतारो, आंखों पर पट्टी बांधो, और खुद को बिस्तर के दोनों तरफ लगी हथकड़ियों से बांध लो। मतलब एक एक करके उसकी सारी इंद्रियों पर कब्जा। हाँ, आंखों पर पट्टी लगने से वो देख नहीं सकता, हथकड़ियों से वो हिल नहीं सकता। अब वो पूरी तरह से लाचार है। और ये पूरी लाचारी की स्थिति है। आंखों पर पट्टी लगने के बाद उसकी बाकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। हाँ। उसे मैडम के परफ्यूम की खुशबू आती है, ऊद और फूलों की मिलीजुली महक। उसे कोड़े की आवाज और हथकड़ियों की ठंडक महसूस होती है। ये उसके लिए जीवन भर की कल्पना के सच होने जैसा है। लेकिन इस पूरी लाचारी में भी एक बहुत जरूरी चीज है जो उसे दी जाती है। क्या? एक सेफ वर्ड, नाउ। नाउ? लेकिन अगर वो पूरी तरह समर्पण करना चाहता है तो फिर सेफ वर्ड का क्या काम? क्या ये उसके हाथ में थोड़ा कंट्रोल वापस नहीं दे देता? नहीं, इसके उलट सेफ वर्ड ही है जो पूर्ण समर्पण को मुमकिन बनाता है। वो कैसे? ये दिखाता है कि ये पूरा खेल, ये शक्ति का लेन देन पूरी तरह से सहमति पर आधारित है। अच्छा। भले ही डेविड ने अपना सारा कंट्रोल छोड़ दिया हो, लेकिन नाउ शब्द उसे अंतिम शक्ति देता है, खेल को किसी भी पल रोकने की शक्ति। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा की गारंटी है। बिल्कुल। इसी भरोसे की वजह से वो बिना किसी डर के खुद को पूरी तरह सौंप पाता है। ये एक पैराडॉक्स है। कंट्रोल छोड़ने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास अंतिम कंट्रोल है। समझ गए। ये एक तरह का सुरक्षा जाल है जो उसे और गहराई में जाने की हिम्मत देता है। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। इस पूरे अनुभव के दौरान डेविड को कुछ जानी पहचानी सी चीजें महसूस होती हैं। हाँ, जैसे कि? जैसे जब वो बिस्तर पर लेटा होता है तो एक पल के लिए उसे मैडम की पीठ दिखती है, लाल लेटेक्स ड्रेस में, और उसे लगता है कि इसमें कुछ बहुत परिचित है, जैसे वो इसे रोज देखता हो। और बाद में आवाज भी? हाँ, बाद में मैडम की आवाज भी उसे कुछ जानी पहचानी लगती है। हाँ, ये कहानीकार के बहुत चालाक संकेत हैं जो आने वाले ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाता। नहीं, डेविड उस वक्त दर्द, आनंद और समर्पण की दुनिया में इतना खोया हुआ है कि वो इन संकेतों को जोड़ नहीं पाता। उसका दिमाग वो तार्किक रूप से काम ही नहीं कर रहा है। और फिर कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। मैडम उसे उत्तेजित करना शुरू करती है। उसके निपल्स पर धातु के क्लैंप लगाए जाते हैं, फिर उसके शरीर पर एक पंख फिराया जाता है जो दर्द और गुदगुदी के विरोधाभास को और बढ़ा देता है। और आखिर में ओरल सेक्स। और यहाँ उसे आखिरी और सबसे मुश्किल हुक्म मिलता है। हाँ, जब तक कहा ना जाए स्खलित नहीं होना। ये परम आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। और अगर वो नाकाम रहा तो सजा के तौर पर उसे पूरे हफ्ते तक बट प्लग पहनकर ऑफिस आना होगा। जाहिर है जिस तरह उसे उत्तेजित किया जा रहा है और वो पहले से ही जिस मानसिक और शारीरिक अवस्था में है,
उसके लिए खुद को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो अपनी सांस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। वो खुद पर नियंत्रण खो देता है और स्खलित हो जाता है। और ठीक इसी पल में जब वो अपनी हार के चरम पर होता है, कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। हाँ, मैडम गुस्से में कुछ कहती है, तुम मुश्किल में पड़ गए हो, लेकिन बोलते हुए उसकी आवाज थोड़ी फट जाती है। वो बनावटी भारीपन हट जाता है। और डेविड को बिजली का झटका लगता है। वो जानी पहचानी आवाज, वो परिचित एहसास, सब कुछ अचानक साफ हो जाता है। और कहानी का अंत बस एक वाक्य में होता है। एक वाक्य में डेविड को एहसास होता है कि वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी सेक्रेटरी जॉयस की है। वो महिला जिसे वो दिन भर ऑफिस में डांटती है, कम आंकती है और महत्वहीन समझती है। वही उसके निजी जीवन की सबसे अंधेरी और गहरी कल्पनाओं पर राज कर रही है। यहाँ आकर पावर का पूरा खेल ही पलट जाता है। तो अब जब राज खुल गया है तो ऑफिस में क्या होगा? हाँ, सोमवार की सुबह कैसी होगी? क्या डेविड अब भी जॉयस पर वैसे ही हुक्म चला पाएगा? ये जानते हुए कि शाम को वही औरत उसे अपने इशारों पर नचाती है। यही तो $1 मिलियन का सवाल है। अब शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल गया है। हो सकता है अब ऑफिस में भी जॉयस की मौजूदगी डेविड को उसके निजी पलों की याद दिलाए, जिससे उसका दबदबा कम हो जाए। वो जब भी जॉयस को देखेगा उसे अपनी लाचारी याद आएगी। या ये भी तो हो सकता है कि ये राज उनके रिश्ते को और भी ज्यादा रोमांचक बना दे। ये भी मुमकिन है। अब ऑफिस की हर डांट, हर आदेश के पीछे एक छिपा हुआ मतलब होगा, एक सीक्रेट गेम जो सिर्फ वो दोनों जानते हैं। बिल्कुल। हो सकता है कि डेविड का दबदबा अब सिर्फ एक दिखावा हो, एक भूमिका जो वो उस खेल के लिए निभा रहा हो जो रात में खेला जाएगा। और जॉयस के लिए दिन में उसकी हर हाँ सर के पीछे एक मुस्कान छिपी होगी, ये जानते हुए कि असली बॉस कौन है। उनके पेशेवर और निजी जीवन के बीच की रेखा अब हमेशा के लिए धुंधली हो गई है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये कहानी सिर्फ BDSM या दोहरी जिंदगी के बारे में नहीं है। ये हमें दिखाती है कि शक्ति कोई स्थायी चीज नहीं है, ये संदर्भ पर निर्भर करती है। जो इंसान एक जगह पर बेहद शक्तिशाली है, वो दूसरी जगह पर पूरी तरह शक्तिहीन हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम बाद में सोच सकते हैं। क्या? हम सब अपनी जिंदगी में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। ऑफिस में बॉस, घर पर माता पिता, दोस्तों के साथ मजाकिया इंसान। हाँ, ये तो है। पर क्या हम कभी जानते हैं कि हमारे आसपास के लोग जिन्हें हम रोज देखते हैं, अपनी बंद दरवाजों के पीछे कौन सी भूमिकाएं निभा रहे हैं? शायद हम किसी को भी उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं।